brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। याद कीजिए साल 2018 दिल्ली के बुराड़ी से खबर आई कि एक ही परिवार के 11 लोगों ने अपनी जान दे दी। पूरे देश में हड़कंप मच गया। सबको हैरान था कि आखिर एक ही परिवार के 11 लोग कैसे सामूहिक तौर पर खुदकुशी कर सकते हैं। लेकिन बाद में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो पता चला कि अंधविश्वास में फंसकर परिवार ने यह कदम उठाया था। कुछ इसी तरह की खबर अब पंचकुला से सामने आई है, जहां पर एक ही परिवार के 7 लोगों ने अपनी जान दे दी। 7 लोग गाड़ी में बैठे थे, यहां पर उन्होंने जहरीला पदार्थ निकला। 6 लोगों की गाड़ी में ही मौत हो गई और एक जो परिवार के मुखिया थे प्रवीण मित्तल, उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। क्या है पूरी कहानी, आपको इस वीडियो में सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ राहुल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा तक। हुआ यूं कि बीती रात सेक्टर 27 पंचकुला में एक गाड़ी पार्क हुई। उस गाड़ी में कुछ लोग सवार थे और कई देर तक वो गाड़ी वहां से हिली नहीं। आसपास के लोगों ने जब जाकर देखा, उन्हें महसूस हुआ कि कुछ संदिग्ध है, तो उन्होंने गाड़ी में जो लोग बैठे थे उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खटखटाया और उनसे बात करने की कोशिश की। इस वक्त गाड़ी में कुल 7 लोग सवार थे, लेकिन इन 7 में से केवल अकेले प्रवीण मित्तल ही ऐसे थे जो होश में थे। हालांकि धीरे धीरे उनकी भी हालत खराब होती जा रही थी। प्रवीण मित्तल को गाड़ी से बाहर निकाला गया तो उन्होंने कहा कि आप जिस मर्जी को बुला लीजिए, मैं भी कुछ देर में मर जाऊंगा। मेरे पूरे परिवार ने जहर खा लिया है और हम अपनी जान दे रहे हैं। इससे पहले कि वहां पर मौजूद लोग कुछ समझ पाते, प्रवीण मित्तल को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया और वहां पर उसने दम तोड़ दिया। बाकी के जो 6 लोग इस गाड़ी में सवार थे वो पहले ही मर चुके थे। गाड़ी में तमाम लोगों ने उल्टियां कर रखी थी और इस पूरे केस ने पंचकुला पुलिस की नींद उड़ा दी। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच की गई तो जो प्रत्यक्षदर्शी है उसको प्रवीण मित्तल ने बताया था कि मैंने खुद जहर खाया है, अपने परिवार को जहर दे दिया है और मेरे ऊपर करोड़ों रुपए का कर्ज है। मेरे जो रिलेटिव्स हैं, मेरे जो रिश्तेदार हैं, वो करोड़पति है, लेकिन किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। इस पूरे सामूहिक खुदकुशी के कांड में प्रवीण मित्तल, उनकी पत्नी रीना, प्रवीण मित्तल के 3 बच्चे, उनकी 2 जुड़वा बेटियां जो महज 11 साल की थी, ध्रुविका और दालिशा, 14 साल का उनका बेटा हार्दिक, प्रवीण मित्तल के पिता देसराज और मां बिमला, इन तमाम 7 सदस्यों की अब मौत हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे, आपको पूरी कहानी बताएंगे कि अभी तक इस खुदकुशी के पीछे क्या कुछ एंगल निकलकर सामने आ रही हैं, जो प्रवीण मित्तल है उनके परिजन क्या कह रहे हैं, साथ ही पंचकुला पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है। मगर उससे पहले उस व्यक्ति को सुनते हैं जिसने रात को इस गाड़ी को देखा था, प्रवीण मित्तल से जिसकी बात हुई थी और उसने पुलिस को भी फोन किया था। तो वो प्रत्यक्षदर्शी राणा, उन्होंने सबसे पहले जब इस गाड़ी को खटखटाया, दरवाजा इनको बाहर निकाला, प्रवीण मित्तल से बात की, वो मीडिया को क्या बता रहे हैं एक बार सुन लीजिए। मैं नीचे खड़ा था जी, मैं भैया सैर कर रहे थे तो उन्होंने मेरे को बताया एकदम कि यार गाड़ी खड़ी है जिन्होंने बड़े तौलिए टांगे हुए हैं शीशे के ऊपर। तो क्या कहते हैं, हमने मतलब क्या कहते हैं, मैंने जाके देखा कि तौलिए टांगे हुए हैं। मैंने कहा भैया गाड़ी खोल के देखो भी कौन है अंदर। उन्होंने गाड़ी खोली, गाड़ी के अंदर बंदे लेटे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि गाड़ी के अंदर लेटे हुए अंदर भी हमारे बंदे सो रहे हैं। हमें होटल नहीं मिला, हम यहाँ पे बागबाई से पापा जो आए हुए हैं उनके पास आए हुए हैं। ठीक है, कहते हैं यहाँ पे अपना होटल नहीं मिला, सोने लगे गाड़ी में। मैं कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आगे आ गया, फिर मेरे को दोबारा शक हुआ, मगर नहीं गड़बड़ है। मैं दोबारा आया, मैंने कहा जी, मैंने देखा ध्यान से कि बच्चे और बूढ़े सब टेढ़े मेढ़े पड़े थे। टेढ़े मेढ़े पड़े, मैंने कहा क्या, मैंने कहा चक्कर क्या जी, सबसे बताओ क्या बात है, ये क्या ऐसे ही पड़े हैं। मैंने हिला के देखा बच्चे को मैंने पूरा जोड़ जोड़ के हिलाया, बच्चा हिला नहीं है। फिर मैंने कहा मगर जी आप गाड़ी से बाहर आओ। फिर जब मैंने फोन की टॉर्च जलाई, देखा वॉमिटिंग करी, सबने एक दूसरे के ऊपर वॉमिटिंग करी हुई थी। उसके बाद फिर मैंने कहा भैया बाहर आ जाओ मक्का जी, और मेरे को ऐसी स्मेल आई, मुझे इंट्यूशन आई कि मर गए हैं। मैंने कहा मक्का जी मर चुके हैं, बाहर आ जाओ। मैंने कहा, मैंने उनको जबरदस्ती बाहर बुलाया, उन्होंने मुझे चाबी बुला दी, वो हमारे घर के रैंप पे आके बैठ गए। हम उनको पानी पिलाया, बट फिर वो क्या कहते हैं, वो कह रहे भी मैं भी थोड़ी देर मरने वाला हूँ, हमारा बैंक का कर्जा है, मैं भी थोड़ी देर मरने वाला हूँ। बस वो विदिन 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर मर गए। पुलिस को कितने बजे तक आपने सूचना दी? पुलिस को जब सूचना दी 2 मिनट के अंदर पुलिस वाले आ गए थे। एम्बुलेंस 40-45 मिनट में आई है, इस चीज का सुधार होना चाहिए जी। तो बैंक का कर्जा बताया उन्होंने? बैंक का कर्जा बताया कि बैंक का कर्जा हमारे ऊपर है और इस करके मर रहे हैं। हमारी किसी ने मदद नहीं करी, हमारी फैमिली में किसी ने हमारी मदद नहीं करी। कहते इस हफ्ते हमने मदद मांगी है, किसी ने हमारी मदद नहीं दी। हमारी फैमिली में करोड़पति बंदे हैं कहते। तो यहाँ पर आपने इस पूरे कांड के पहले आई विटनेस को सुना, उन्होंने बताया कि किस कदर ये जो संदिग्ध गाड़ी है वो दिखी, फिर गाड़ी से प्रवीण मित्तल को बाहर निकाला गया, वो भी लगभग अधमरी हालत में थे, ढंग से बोल तक नहीं पा रहे थे। लेकिन जो बात उन्होंने बताई कर्ज वाली और जहर वाली,
वो फिर आई विटनेस ने पुलिस को भी अपने बयान में बताई है। अभी जब पूरा मामला सामने आया तो प्रवीण मित्तल के परिवार से 2 लोग मीडिया के सामने आए। एक उनका भतीजा अंकित और दूसरा उनके मामा का लड़का है संदीप अग्रवाल। संदीप अग्रवाल जो है उनका नाम उस सुसाइड नोट में भी मिला है जो इस गाड़ी के अंदर से पंचकुला पुलिस को बरामद हुआ है। प्रवीण मित्तल ने इस सुसाइड नोट में लिखा था कि हम कर्ज के नीचे डूब चुके हैं, मेरे जो ससुर है उनको परेशान नहीं किया जाए, जो कुछ ये घटना घटी है इसका जिम्मेदार मैं हूं और हमारा अंतिम संस्कार मेरे मामा का लड़का संदीप अग्रवाल करेगा। संदीप अग्रवाल फिर मीडिया के सामने आते हैं, अपनी बात रखते हैं। उनका कहना है कि उन्हें इस पूरे केस के बारे में कुछ नहीं पता था, पुलिस ने रात को उनको फोन किया तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ और अब वो आए हैं, वो देखेंगे कि क्या है मामला। लेकिन उन्होंने ये बात जरूर एक्सेप्ट करी है कि परिवार कर्ज में था, लेकिन उनका कहना है कि ये कर्ज कई साल पुरानी बात है। फिलहाल तो प्रवीण मित्तल का सब कुछ बिक चुका था, उसके पास देने को कुछ था ही नहीं। तो संदीप अग्रवाल का कहना है कि हमें यह बात हजम नहीं हो रही कि कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या की गई है। जो दूसरे व्यक्ति प्रवीण मित्तल के परिवार से सामने आए उनका नाम अंकित है, जो प्रवीण मित्तल के भतीजे हैं, प्रवीण को अपना चाचा बता रहे हैं। उनका कहना है कि 30 अप्रैल यानी जो बीती 30 अप्रैल है उस दिन दिल्ली में प्रवीण मित्तल परिवार के साथ आए थे। एक पारिवारिक फंक्शन में मुलाकात हुई थी, वहां पर उन्होंने इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया कि परिवार पर कोई प्रेशर है या किसी तरह की कोई बातचीत फाइनेंस से रिलेटेड है। हालांकि वो ये जरूर कह रहे हैं कि कर्ज की बात जरूर है लेकिन वो पुरानी हो चुकी है। उनके भतीजे अंकित ने यह भी जानकारी दी कि परिवार के पास जो फ्लैट, गाड़ियां थी और जो स्क्रैप की फैक्ट्री थी वो बैंक द्वारा पहले ही जब्त की जा चुकी है और अब जो परिवार है वो एक टैक्सी चलाकर अपना पालन पोषण कर रहा था। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार अंकित और संदीप अग्रवाल को सुन लेते हैं कि प्रवीण मित्तल के दोनों पारिवारिक लोग इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं। रिलेशन क्या है? और मेरे चाचा जी थे वो, और जो उनके फादर है वो मेरे दादाजी थे। कुनबे में मतलब कजन है, बट मुझे किस लिए किया उन्होंने, इस टाइप क्यों उठाया मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। पुलिस से पता चल रहा है कि मुझे सुसाइड नोट है मिला है उनकी गाड़ी में, बट पुलिस वालों ने अभी तक मुझे सुसाइड नोट नहीं दिया कि मैं उसको देख सकूं, ये पता चल सके कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पुनीत जी, आखिर कारण अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि आपने बताया कर्ज बहुत साल पहले था, अभी सर यही कारण समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो मेरे भाई की शादी में 30 अप्रैल को भी आए थे लास्ट मंथ। ठीक है, हम मिले जुले। हमने समारोह कहाँ पर था? दिल्ली में। अच्छा। मेरे घर के पास वो मैपल गोल्ड है, रेडिसन फोटो है, जिसकी फोटो मैंने आपको दी है, वो उसी फोटो का हिस्सा बने, सब कुछ बना, उनकी पूरी फैमिली आई थी, हमने सबने एंजॉय किया। बट उन्होंने क्यों ऐसा किया, उन्होंने बताते थे कि कर्ज है या क्या? 2007 में जब वो यहाँ से रन अवे हुए, उनको ऊपर लॉसेस था। 2013-14 में हमारे घर पे आए वो 6-7 साल बाद, तब उन्होंने बताया था कि हाँ उनको नुकसान हुआ है। बट उसके बाद उन्होंने कभी भी ऐसी कोई फाइनेंशियली की दिक्कत नहीं बताई कि हाँ मैम फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है क्या नहीं है, क्योंकि वो देहरादून में कैब चला रहे थे, अपनी प्राइवेट नंबर गाड़ी थी उनकी, तो काफी टाइम से वो कैब चला रहे थे, अपना घर का गुजारा बहुत अच्छे से कर रहे थे। कितने लाख करोड़ का कर्ज था जब उन पर हुआ ये? सर ये 7 से 8 करोड़ का कर्जा था, बट कर्जे के चक्कर में नहीं हुआ, क्योंकि उनका बैंक ने पोजीशन ले ली थी उनके फ्लैट पे, उनकी फैक्ट्री पोजीशन ले ली थी, उनके पास 3 गाड़ियां थी उस पर पोजीशन ले ली थी, तो उनको कोई किसी चीज का हैरेसमेंट नहीं था। नहीं, लेकिन एक बात कही जा सकती है, उनके पास अब रहने को कोई छत नहीं थी, खुद की गाड़ियां नहीं थी, बच्चों की पढ़ाई सारी जिम्मेदारी। एक्चुअली में उन्होंने अभी सरकारी स्कूल में 3 बच्चों का एडमिशन कराया था रिसेंटली में, जब पंचकुला शिफ्ट हुए, एडमिशन अभी ओपन होते उन्होंने 3 बच्चों का एडमिशन कराया। वो भी उन्होंने शादी में ही बताया कि हमने 3 बच्चों का सरकारी हॉस्पिटल में करा दिया। उसके बाद वो गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी उनके पास खुद की थी, उन्होंने रेंटेड मकान लिया हुआ था 10,000 रुपये जिसका किराया था। बट हमें सिर्फ सुसाइड नोट चाहिए कि ये पता चल सके उन्होंने ऐसा किया क्यों। देहरादून कब गए थे और कब देहरादून से आए? सर ये 2007-8 में इनको नुकसान हुआ, पंचकुला से चले गए? पंचकुला से या चले गए बिना किसी को बताए। ये किसी भी रिलेटिव के टच में नहीं थे। ये जब 2013-14 में हमारे घर पर आए दिल्ली, तब इन्होंने बताया कि हम कलकत्ता गए, अलीपुर गए, देहरादून गए, तो देहरादून में इनको एनवायरमेंट और सब कुछ ठीक लगा, तो देहरादून में शिफ्ट हो गए परमानेंटली, जिधर इन्होंने 7-8 साल गुजारे। 2011-12 में शिफ्ट हुए? हाँ, उसके बाद ये 2023 तक देहरादून में ही थे। नहीं, तो आपने पूछा तो होगा, लगातार शहर बदल रहे थे, विस्थापित हो रहे नहीं थे, नहीं, कारण क्या था? वो स्टार्टिंग में एक्चुअली में इनको डर था कि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, बैंक वाले ना कर दे, या जो जिन्होंने इनसे पर्सनल लोन लेकर था वो इस वजह से शिफ्ट हो रहे थे। बट इनको देहरादून सुटेबल शहर लगा, इन्होंने अपनी गाड़ी का काम वहाँ किया, इनको काम करने की अर्निंग की वहाँ वो मिल गई। लास्ट ईयर ये 2024 में जीरकपुर में इनके ससुर जी रहते हैं प्रवीण मित्तल जी के, ये वहाँ शिफ्ट हो गए। नाम क्या है उनका? गुप्ता जी हैं, इनको नाम नहीं पता उनका। 5-6 महीने वो उनके घर पे रहे, उसके बाद उन्होंने शिफ्ट कर लिया, अपना मकान ले लिया। 2 से 3 महीने कोई यहाँ पे वो है सकेतरी में धर्मशाला है, धर्मशाला के बीच उन्होंने 2 BHK फ्लैट लिया हुआ था।
जहाँ वो रेंटेड थे। तीनों बच्चों की उम्र और इनके थे तीनों बच्चे परवीन मित्तल जी के? परवीन मित्तल जी क्या के नाम और उनकी उम्र कितनी थी? हार्दिक मित्तल उनका बड़ा बेटा था जिसकी उम्र 14-15 साल थी, और दोनों ट्विंस लड़कियों की 12 से 13 साल उम्र थी, और ट्विंस थी वो दोनों लड़कियां। बेसिकली कहाँ हिसाब से बताया सर, जो हमारा कुल देवता कह लो या हमारा जो गांव कह लो, वो हिसार के पास खड़गपुनिया पड़ता है, बरवाला के पास, ठीक है। बट हम कभी गांव में रहे नहीं। मेरा बर्थ खुद दिल्ली का है, चाचा जी का बर्थ भी मतलब चंडीगढ़ का है। परवीन शुरू से कहाँ रहे? पंचकुला? पंचकुला, चंडीगढ़ में पंचकुला है, पंचकुला रहे वो स्टार्टिंग से ही उनका मतलब पहले तो उनका काम, उन्होंने एक स्टॉल्स लगा रखी थी कबाड़ी की, काफी सारी दुकानें लगा रखी थी जिसपे सारे सप्लायर्स लोहा कॉपर मेल्ट देते थे। फिर उन्होंने अपना अर्निंग बड़ी हुई तो उन्होंने फार्नेस लगा लिया जिसको मेल्ट कर वो एंगल टी आयरन के एंगल बनाते थे बद्दी में। जिसके बाद उनको नुकसान हुआ 7 से 8 करोड़ का। बट बैंक वालों ने क्या किया, 7 से 8 करोड़ किसी को नहीं मिलते, हमें नहीं मिलते, उनको मिले क्योंकि उनका बिजनेस था, उनकी वर्क प्रोफाइल अच्छी थी, उनका बहुत सिस्टमेटिक वे था। बट बैंक ने अपना पैसा अपनी पोजीशन लेकर क्लियर आउट कर लिया। पर्सनल बंदों ने कभी हरेस नहीं किया उनको कि भैया मेरे को फंड्स दो, ये दो वो दो। लास्ट ईयर जब वो पंचकुला शिफ्ट हुए तो जिन जिन के पैसे उन्होंने देने थे वो सबसे मिले जुले कि भाई मुझे काम करने दो, ठीक है, मेरे पास फंड्स नहीं है। तो उन्होंने बोला यार जब बंदा 15-17 साल में आया है तब नहीं दिए तो अब करके करेंगे भी क्या। तो उन्होंने भी कोई हरेसमेंट नहीं की, और बेसिकली अभी सुसाइड नोट मिलने के बाद क्लियर होगा देखने के। क्या काम कर रहे थे जब यहाँ? सर भी 2-3 महीने से इनके पास कोई काम नहीं था। सोर्स ऑफ टैक्सी का काम देहरादून कर रहे थे? टैक्सा की काम देहरादून कर रहे थे, बट देहरादून से इनको कॉल आती थी जो उनके परमानेंट क्लाइंट्स बन चुके थे कि आप यहाँ से आ जाएंगे, तो जो उनको सुटेबल लगता था वो 1-2 राइड कर भी लेते थे। जो अभी तक पता लगा है कि जब ये कर्जे में आ गए, बैंक ने इनकी प्रॉपर्टी भी सीज कर ली, इनकी गाड़ियां भी ले ली, तो ये जो प्रॉपर्टी थी किस सेक्टर में थी पंचकुला की? सर ये मुझे नहीं पता, क्योंकि हमने सिर्फ वहाँ पे इनके बेटे का बर्थडे था जो उन्होंने इस फ्लैट में बनाया था, ठीक है, तो हम एक बार ही गए थे, उसके बाद हम नहीं गए। और कुछ टाइम बाद ही 2-4 महीने बाद इनको लॉसेस हुआ तो रेनोवे हो गए। यानी कि जब कर्ज बढ़ गया तो ये अलग अलग शहरों में रहे, जहाँ पर काम सेट बैठ गया वहाँ कुछ साल गुजारे? और नहीं, ये कलकत्ता गए, महीने 2 महीना रहे, जो उनको सुटेबल नहीं लगा। देहरादून में परमानेंटली शिफ्ट हो गए विदिन 1 ईयर। वो हमें पता चला 2014 में जब यह रैंडमली हमारे घर आते हैं कि ऐसे ऐसे हम पहले यहाँ गए, यहाँ कहानी नहीं बनी, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ कहानी नहीं बनी। मगर ये 6-7 साल देहरादून स्पेंड करने के बाद हमारे पास आए कि हम ठीक है। लो जी, मैं उनके मामा जी का बेटा हूँ। मेरी बुआ जी, फूफा जी, मेरे बुआ जी का बेटा, बहू और उनके 3 बच्चे जो ये डेथ हुई है उनकी। मैं लुधियाना से हूँ। क्या कुछ उनकी सिचुएशन थी? क्या फाइनेंशियली ठीक नहीं थे? फाइनेंशियली ठीक नहीं थे, ये मतलब बेचारे डाउन थे, पैसे मांगने में शर्म करते थे। मांगते मेरे से, मैं उनको फोन करता रहता था, पैसे की जरूरत है ले लो, कभी ले भी लेते थे, बस बहुत शर्म महसूस करते थे पैसे मांगते हुए। सर कोई लेटर भी बताया मिला कि मैं? हाँ, मैंने देखा नहीं, पर ये बता रहे हैं कि सुसाइड लेटर मिला है, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है कि मेरे मामा जी के बेटे ही मेरे सब कुछ करेंगे, इन्हीं को आप इन्फॉर्म करना, यही मेरा दाह संस्कार वगैरह करेंगे, यही मेरे अपने हैं, ऐसा लिखा है जो इन्होंने मुझे बताया। पुलिस वालों ने मुझे रात को 10:15 बजे से फोन कर रहे हैं। ये तो कहाँ रह रहे थे काफी टाइम से? मुझे नहीं मालूम, पर ये बता, मुझे इतना मालूम है कि मेरी 5 दिन पहले बात हुई, हम मनसा देवी मंदिर के पास कहीं रह रहे हैं किराए पे। वो ये बता रहे हैं कि सफेदरी में कहीं, पूरा एड्रेस नहीं पता मुझे। तो कारण क्या रहा सर, क्यों ऐसा किया होगा, किस तरीके से? किसी बच्चे कारण तो फैमिली काम क्या करती थी और यही गाड़ी चलाते थे, ड्राइव एज ए टैक्सी। हाँ। तो कितने मेंबर थे जो फैमिली में, कौन कौन था? यही 7 मेंबर, पूरी फैमिली है ये। मतलब परवीन मित्तल, उसकी वाइफ, उनके माँ बाप और 3 बच्चे, एक लड़का 2 लड़कियां जुड़वा है उनकी। ये बड़ा शॉकिंग चीज है कि पहले उन्होंने तो है ये, अब क्या हुआ पता ही नहीं है। तो आप आइडिया लगा रहे हैं, पहले बच्चों को पिलाया है, जो भी हुआ है पता नहीं क्या किया है, किसमें मिला के दिया है, कैसे दिया है, क्या दिया है, ये तो भगवान ही जानता है जी। पर सुसाइड नोट में लिखा है कि हम तंग से कर्ज को लेके इसके कारण हम, ये लिखा है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा सुसाइड नोट तो से। आपको क्या बताया, पुलिस ने क्या बताया? पुलिस ने तो यही बताया कि हमारे को जी उन्होंने लिखा है कि यही लिखा है कि एक तो हमारे बारे में लिखा, मेरे बारे में लिखा है, और दूसरा लिखा है कि मेरे ससुर जैसे भी हैं पर उन पे कोई भी एक्शन ना लिया जाए, बस यही लिखा कहते हैं। तो नहीं, कारण नहीं लिखा कि क्यों हम ये ना, ऐसा कुछ नहीं लिख सकते। बताया नहीं, पुलिस ने नहीं बताया, या बताया नहीं या लिखा नहीं, अब क्या जानते भगवान। बातचीत करके ऐसा लग रहा है कि किससे भी वो टॉकिंग टर्म्स में नहीं थे, बातचीत नहीं कर रहे थे। मैंने तो बताया भाई आपको, हमें को तो पता नहीं, मैं तो एकदम शौक हुआ। मुझे पहले तो लगा कि वैसे ही फोन आया, मेरे फूफा जी के थोड़े दिमाग में अब थोड़ा फर्क पड़ा हुआ, तो मतलब हफ्ते में एक आधी बारी, आज से महीना का पहले कह सकते हैं कि फोन आ जाता था। भाई उनको मेरा ही नंबर याद था मुझबन, वो फोन आ जाता था, वे ऐसे ऐसे देसराज मित्तल जी हैं, वो आपके रिश्तेदार हैं? हाँ जी, हैं जी। वो ऐसे ऐसे
17 सेक्टर में घूम रहे हैं जी, इनको कुछ पता नहीं लग रहा, इनको आके ले जाओ। तो मुझे लगा भाई कुछ हुआ है आज भी शायद। तो फिर उन्होंने कहा जी कि ऐसे ऐसे उनकी गाड़ी मिली है, उसमें 6 बॉडीज मिली है। तो पहले तो मुझे लगा कि आजकल वो फ्रॉड वाले फोन भी आ रहे हैं ना, कहते हैं ना, वो कहते हैं आपकी गाड़ी में जी ड्रग्स मिले हैं जी, ऐसे ऐसे वो फ्रॉड वाले फोन आ रहे हैं। तो मैंने कहा क्या मिला है? कहते 6 डेड बॉडीज मिली हैं। तो जब उन्होंने कहा 6 डेड बॉडीज मिली है तो मैं सो रहा था, मैं एकदम उठ के बैठा। मैं कहा दोबारा बताओ आप शुरू से आप क्या बोल रहे हो? तो वो उन्होंने जब सारी बात बताई, उन्होंने बच्चों की एज बताई, बता पाई। तो मैं कहा जी आप 6 जने बोल रहे हो। मैं कहा जो मेन मेंबर तो आप नाम ही नहीं ले रहे उसका, तो वो कहाँ है? कहते एक ड्राइवर था, वो आप शायद आप जो बोल रहे वही होंगे, वो हॉस्पिटल में लेके गए हैं, वो भी जिंदा है। तो प्रॉब्लम यही कहते थे काम नहीं है जी, वो नहीं है जी। अभी कितना कर्जा था? कर्जा सर, कर्जा अब कुछ नहीं था। कर्जा तब तक होता है जब तक अपने पास कुछ है देने को कुछ। अब बैंक वालों ने भी जो प्रॉपर्टी मर्ज कर ली थी, सारी गाड़ियां थी, ये सब कुछ भी देके नहीं गए। देहरादून आज से 10 साल पहले ये देहरादून गए थे, ये अपना फ्लैट, जिनके 2 फ्लैट थे वो भी खुला छोड़ के गए थे। एक गाड़ियां थी, जो भी सामान था, ये वहीं मिल थी इनकी, अपनी फैक्ट्री थी, मशीनरी थी, जो भी वहीं छोड़ के सब के बिना कपड़ों के तक गए। देहरादून चुपचाप चले गए, किसी को भी नहीं पता। 6 साल बाद हमारे को एक दिन फोन आया कि भैया मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, मैं अब देहरादून हूँ, मैं लुधियाना आ रहा हूँ। हम लुधियाना। सर ये धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लिया जा रहा है कि उसके प्रोग्राम में आए थे, ये क्या? ये वही कह रहे हैं सर, आप लोगों ने, मीडिया ने मुझे बताया कि वो कह रहे हैं कि हम हनुमंत कथा सुन के आए थे। वो पुरानी बातें हैं सर, कर्जा 15-20 करोड़ रुपए का कर्जा था, वो बहुत पुरानी बातें हैं। ठीक है, उसके बाद ये देहरादून चले गए। वो देहरादून चले गए, देहरादून चले गए। लुधियाना नहीं थे सर, चंडीगढ़ में थे। लुधियाना से तो हम हैं, ये चंडीगढ़ में थे। ठीक है। तो फिर ये मेरे मतलब पापा इनके मामा जी लगते हैं ना, तो पापा जी कहते हम मिलने आ रहे हैं आपसे। तो मिलने आए, 3-4 दिन हमारे पास रहे। तो फिर मैं भी देहरादून इनके पास मिल के आया था। वहाँ पे इनका चलो जो भी कर रहे थे, अपना खाना खा रहे थे, रोटी खा रहे थे। तो फिर ये कुछ 1.5 साल पहले खरड़ आ गए वापस। इनके ससुर वो जो हमारे को बोलते थे, कहते ये यही लाए हैं हमारे को यहाँ पे। वो खरड़ आ गए, खरड़ काम करते किया इन्होंने, थोड़े दिन रहे, 3-4 महीने। तो भी किराया करना मुश्किल हो रहा था। फिर ये अपने सास ससुर के घर पे ही आ गए। वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे या 1st फ्लोर पे रहते थे ना, पिंजौर में। फिर वहां पे भी इनकी आपस में कुछ बनती नहीं थी, लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे कुछ और। तो ये फिर वहां से चले गए। कहते जो हमारे को, इन्होंने 5 दिन पहले भी बात हुई मेरे पापा की इनसे, कहते जी मैं अब अपना उनके साथ नहीं जा रहा, वहां पे सेटिंग नहीं आ रही, बनती नहीं है, वो मतलब भेदभाव सा करते हैं। तो हम लोग वहां गए, मनसा देवी के मंदिर के पास आ गए। हमारे को खेदरी जैसे वो बोलते तो हमको पता भी नहीं लगता, क्योंकि हम कौन सा लोकल है। तो पापा ने कहा कोई किसी चीज की जरूरत हो, कहता नहीं पापा, मामा जी अभी कोई नहीं जरूरत है, जरूरत होगी तो मैं ले लूंगा। अभी थोड़े दिन पहले तो भैया ने भेजे हैं 50,000 रुपये। तो ये बात हुई है बस। इसके बाद बस ये बात साथ में हुई कि मेरे मम्मी पापा दोनों बीमार हैं, दोनों बेड पे हैं, तो अब कहीं बाहर नहीं निकल सकते वो। बस ये बात हुई है, ठीक हो गया। ये 10:15 बजे कल मेरे को फोन आया, ऐसे ऐसे कहते हुआ है। तो मेरे को तो एकदम ऐसे शौक लगा। फिर मैं पहले इनके हेड कांस्टेबल साहब थे जो, उनका फोन आता रहा। फिर 12 बजे एसीबी साहब का फोन आया। फिर चौकी इंचार्ज का आया, कहते सुबह सुबह आ जाओ आपको बॉडीज हैंड ओवर करने। तो फिर मैं सुबह 6 बजे उठ के आ गया। मैं 8 बजे पहुंचा यहाँ पे। तो फिर इन्होंने कहा जी आधार कार्ड वगैरह जी, अब आधार कार्ड मिल गए हैं, वो लेने गए हैं। उसके बाद बॉडी पोस्टमार्टम होंगी, जो भी होगा। मेरा नाम संदीप अग्रवाल है। अब वापस लौटते हैं प्रवीण मित्तल की कहानी पर कि आखिर प्रवीण मित्तल है कौन, पंचकुला कैसे पहुंचे और कैसे ये सामूहिक खुदकुशी का जो कांड है वो सामने आया है। दरअसल जानकारी जब जुटाई गई तो ये पता चला कि प्रवीण मित्तल का परिवार मूल रूप से हिसार जिले के खरकपुनिया गांव से आता है और प्रवीण मित्तल खुद का जन्म उनका चंडीगढ़ में हुआ। यहां पर उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी और फिर एक बिजनेस शुरू किया। उन्होंने स्क्रैप का काम शुरू किया जो कि धीरे धीरे कर्ज में बदल गया, यानी कि उनके ऊपर कर्ज इतना बढ़ गया। उनका स्क्रैप का काम शुरू में अच्छा चला, लेकिन फिर वो घाटे में चले गए और 7 से 8 करोड़ रुपए का उन पर कर्ज हो गया। हिमाचल के बद्दी में उन्होंने स्क्रैप की फैक्ट्री लगाई थी। बाद में बैंक ने इस कर्ज को वसूल करने के लिए उनकी बद्दी वाली जो फैक्ट्री है उसको भी जब्त किया, उनकी 2 फ्लैट जब्त किए, उनकी 3 गाड़ियां जब्त की। और साथ ही खबर यह भी कई सोर्सेज से पता चल रही है कि सिर्फ बैंक का कर्ज नहीं था, बल्कि प्रवीण मित्तल पर प्राइवेट फाइनेंसरों का भी कर्ज था। और ये जो प्राइवेट फाइनेंसरों का कर्ज है, यही असली वजह है जिससे प्रवीण मित्तल अच्छा खासा परेशान थे। मेंटली भी पूरा परिवार इस
कर्ज की समस्या से जूझ रहा था, क्योंकि उनको लगातार मारने की धमकियां दी जा रही थी, उनसे पैसे मांगे जा रहे थे। करीबन 2011 से 12 के बीच में जो प्रवीण मित्तल का परिवार है वो कर्ज से परेशान होकर अपना सारा प्रॉपर्टी पंचकुला में छोड़कर शिफ्ट हो जाता है देहरादून। वहां पर वो एक किराए के मकान में रहते हैं और एक एनजीओ में नौकरी करते हैं। वहां लोगों को भी वो यही बताते हैं कि वो एक एनजीओ में काम कर रहे हैं, उनके बच्चे उसी एनजीओ के मार्फत पढ़ाई शुरू करते हैं। और जिस गाड़ी में आज ये परिवार की 6 डेड बॉडीज बरामद हुई है, वो गाड़ी भी देहरादून के एक शख्स के नाम है। उन्होंने ही अपने नाम से फाइनेंस कराकर ये गाड़ी प्रवीण मित्तल को दे रखी थी और इसी गाड़ी को टैक्सी के तौर पर उपयोग करके प्रवीण मित्तल अपने परिवार का फिलहाल गुजारा कर रहे थे। देहरादून में कुछ साल रहने के बाद वहां पर उन्होंने सोचा कि एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं। वहां पर उन्होंने टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस खड़ा किया, लेकिन इस बिजनेस में भी प्रवीण मित्तल को घाटा हो गया। प्रवीण मित्तल फिर देहरादून से वापस पंचकुला लौटते हैं। इस बीच वो अपने रिश्तेदारों के पास भी गए, वो खरड़ में जहां पर उनकी ससुराल है वहां पर गए, लेकिन उनसे उनकी अनबन हो गई। तो वो फिर पंचकुला में मनसा देवी कॉम्प्लेक्स के पास एक किराए के मकान में आकर रहने लगे और यहां उन्होंने परिवार की जो माली हालत उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि महज 2 कमरों का एक घर किराए पे लिया हुआ था। अपने बच्चों को उन्होंने चंडीगढ़ के सरकारी स्कूल में भर्ती किया हुआ था, यानी कि परिवार के पास अब इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि वो अपने बच्चों को किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे थे और परिवार जो है वो लगातार कर्ज से जूझ रहा था, कर्ज में डूबा हुआ था। खास बात यह है कि जो प्रत्यक्षदर्शी है, जो आई विटनेस है, जिसने सबसे पहले प्रवीण को देखा, उसके मुताबिक प्रवीण ने उसको बताया था कि उसके ऊपर जो करोड़ों का कर्ज है उसके लिए वो कई बार अपने रिश्तेदारों के पास गया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। प्रवीण ने कहा कि मेरे रिश्तेदार करोड़पति हैं, लेकिन कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर रहा। और बीती रात फिर प्रवीण ने ये बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने परिवार के लोगों को जहर पिलाया और खुद फिर जहर पिया और कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। हालांकि पंचकुला पुलिस अभी भी इस मामले की जांच में जुटी है, क्योंकि परिवार के कई लोग इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर रहे हैं कि इस सामूहिक आत्महत्या कांड के पीछे केवल और केवल जो कर्ज है वो एक वजह है। परिवार का कहना है कि कर्ज तो काफी पुराना है, बहुत सारी प्रॉपर्टी जब्त की जा चुकी है, बैंक की वसूली हो चुकी है, तो उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं प्रवीण मित्तल। लेकिन पंचकुला पुलिस का कहना है कि उन्हें सुसाइड नोट मिला है और जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, यानी कि प्रथम दृष्टा जैसा मामला लग रहा है, उसे देखकर पंचकुला पुलिस कह रही है कि ये सुसाइड का मामला है। हालांकि कई एंगल से जांच की जा रही है। देहरादून वाला जो घर है प्रवीण मित्तल का, जहां पर वो किराए पर रहते थे, वहां पर भी टीम भेजी गई है। जो पंचकुला पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार मीडिया को अपडेट कर रहे हैं। उन्होंने आज इस पूरे मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि हम इस मामले में अलग अलग एंगल से जांच कर रहे हैं, हम सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एक दिन पहले ही धीरेन्द्र शास्त्री का पंचकुला में कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में ये परिवार गया था और रात को वापस लौटते समय इन्होंने जहर खा लिया। तो पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज निकाल रही है कि गाड़ी कहां कहां गई थी और गाड़ी सेक्टर 27 कैसे पहुंची। साथ ही पुलिस ये भी इंक्वायरी कर रही है कि इन परिवार के ऊपर कितना कर्ज था और इनके रिलेटिव से भी लगातार बातचीत की जा रही है। अंत में आप सुनिए कि पंचकुला पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने अभी तक की जांच के आधार पर क्या कुछ जानकारियां इस मामले में हासिल की है और पुलिस के हिसाब से क्या यह मामला सिर्फ कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या का है या फिर मामला कुछ और है, क्योंकि परिवार इस बात पर डाउट कर रहा है और इस मामले में आगे निकलकर क्या सामने आएगा आपको बताएंगे। फिलहाल आप पुलिस का ये पूरा बयान सुनिए और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको क्या समझ आ रहा है, आखिर क्यों एक परिवार इतना मजबूर हो गया कि अपने परिवार के 7 लोगों को गाड़ी में बिठाकर जहर देकर मार दिया गया। रात को 10 बजे के आसपास हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन मिली है जिसमें एक गाड़ी हुंडई की, उसके अंदर 7 डेड बॉडीज हम लोगों को मिली है, जिसमें एक शुरू में थोड़ा जीवित था लेकिन कॉन्शियस नहीं था वो, तो उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां पर भी उसकी डेथ हो गई है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में हम लोगों को हम लोगों ने उनकी फॉरेंसिक साइंस टीम से इन्वेस्टिगेशन करवाई है, उससे हम लोगों को वहां पर 2 सुसाइड नोट मिले हैं। हम लोगों को एक डैशबोर्ड में मिला है और एक उनके बैग्स में मिला है। जब बैग्स के अंदर जो रजिस्टर्स थे, कॉपीज थी, उनको चेक वेरीफाई किया गया तो वहां मिला है। अभी प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशंस अभी तक हुई हैं, ये एक सुसाइड का केस लग रहा है हमें। बाकी इंक्वायरीज और ज्यादा चल रही हैं, इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत हाई लेवल की करने की बातचीत है इसके अंदर। और हम लोग इसके अंदर 5 हम लोगों ने टीम्स बना दी हैं। पीछे से जो मृतक है वो या उनकी फैमिली जो है वो देहरादून के बताए गए हैं अभी तक हमें, तो एक टीम हमारी देहरादून ऑलरेडी है और उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स को हम लोगों ने इत्तला कर दी है
और बोर्ड के थ्रू हम लोग सीएमओ से रिक्वेस्ट करके बोर्ड के थ्रू हम लोग इनका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। इसके अलावा 7-8 एंगल्स पर हम लोगों की इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है फाइनेंस एंगल की, फाइनेंस के अंदर क्या प्रॉब्लम्स था, क्या बैंकिंग का था, क्या सिस्टम्स थे उन लोगों के। नंबर दूसरा, सोशल मीडिया अकाउंट्स इन लोगों के सबके वेरीफाई किए जा रहे हैं कि किस प्रकार के ये लोग अपनी गतिविधियां करते थे या किस प्रकार का इन लोगों का अपना एक सोशल मीडिया के ऊपर कार्रवाई थी। नंबर तीसरा, सीसीटीवी फुटेजेस हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि गाड़ी कहां से आई है, कैसे आई है, और कुछ सीसीटीवी फुटेजेस हम लोगों को मिले भी हैं, वहां पर है। इसके अलावा जो इनके पुराने कैसा व्यक्तित्व था, कैसे कहाँ रहते थे और क्या ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस हुई फैमिली में कि पूरी की पूरी फैमिली ने जो है वो सुसाइड किया है। कुछ गाड़ी के अंदर से हमारी फोरेंसिक साइंस टीम को कुछ उल्टियां मिली हैं और कुछ ऐसा वो खाने का आइटम भी मिला है वहां पर, उसकी हम लोग अलग से जांच करवा रहे हैं। और आखिरी है हैंडराइटिंग का, जो हैंडराइटिंग में हम लोगों को सुसाइड नोट पर मिली है उसको हम लोग अपनी फोरेंसिक टीम से वेरीफाई करवा रहे हैं कि ये किसने लिखा है। मुख्य कारण क्या सर लग रहा है इस पे? ये कर्ज की बात जो लगातार आ रही है यही है या कुछ और क्या हो सकता है? देखिए, अभी प्राइमा फेसी हम लोगों को जो सुसाइड नोट मिला है उसके ऊपर इसकी आर्थिक जो प्रणाली है वो ठीक नहीं है, जहां इसने अपना एक कर्ज बताया हुआ है। सिर्फ अभी तक प्राइमा फेसी वही है, लेकिन पुलिस क्योंकि सभी एंगलों पर इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मैटर में, तो प्राइमा फेसी उसको लेते हुए हम लोग अपनी अपनी अलग अलग 360 डिग्री इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। सर, ये कर्ज बैंक का है या प्राइवेट फाइनेंस का? देखिए ब्रदर, कल हम लोगों को मिले हैं, इनके बैंक अकाउंट डिटेल्स के लिए हम लोग बैंक्स को ऑर्डर करेंगे कि वो इनके सारे के सारे स्टेटमेंट, पेटीएम के रिकॉर्ड के, गूगल पे के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सब हमको पेश करेंगे। उसकी ट्रांजैक्शंस के बाद पता चलेगा और लोगों से पूछताछ करके पता चलेगा कि इनके ऊपर किस प्रकार का और कितना कर्ज था। सुसाइड नोट में किसी व्यक्ति विशेष द्वारा परेशान करने का आरोप लगा है? नहीं, अभी वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, वो अभी रिवील नहीं किया जाएगा। सर, बाकी एंगल आप नकार रहे हैं, सुसाइड ही अभी लग रहा है सर? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं नकार रहा। मैं हर एंगल से इसकी इन्वेस्टिगेशन हम लोग शुरू कर चुके हैं। कल रात से ही टीमें हमारी सभी पे ही काम कर रही है। मैंने आपको बताया प्राइमा फेसी ये एक इकोनॉमिक ऑफेंस टाइप का, यानी कि इकोनॉमिक्स को लेकर सुसाइड अभी तक सामने आया है। उनके मामा की बेटी का कहना है कि वो हरियाणा की रहने वाली थी। मैं उस पर रिस्पॉन्स। चंडीगढ़ में कहाँ रहते थे, इनका बेस कहाँ था, कोई जानकारी है? देखिए, पहले ये लोग रहने वाले, जो इनका काम था और जो इनकी शादी हुई थी वो पिंजौर प्लस बरवा इधर साइड के थे ये लोग। उसके बाद जिंदगी के अपने काम के लिए आदमी आगे चलता रहता है, तो बिजनेस को देखते हुए ये अभी हाल फिलहाल के लिए देहरादून, और इसके बच्चे जो हैं वो चंडीगढ़ पढ़ रहे थे स्कूल में। एक बात सामने सर ये आई है कि ये कल बाबा बागेश्वर की जो कथा चल रही है यहाँ गए थे क्या? कुछ ऐसी जानकारी नहीं, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ सीसीटीवी फुटेज मेरे पास आई हैं, 6:45 बजे की हैं, और सेक्टर 27 के अंदर उसकी सीसीटीवी फुटेज के अंदर गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दी है और कम्प्लीटली रात तक खड़ी हुई जब तक हमारी ERV नहीं पहुंची है। थैंक यू।